नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर जोखावनसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करने के साथ ही कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सिलीगुड़ी में आज से G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में आए प्रतिनिधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और क्षमताओं से होंगे रूबरू। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आज से समान टैरिफ हो जाएंगे लागू। इस नई पहल से आर्थिक विकास के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। और आईपीएल के 16वें संस्करण में उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। वहीं आज पंजाब किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगी भिड़ंत, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज भोपाल में राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहां पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को। और इस कॉन्फ्रेंस में सीडीएस भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है।
मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है, वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर उसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था, और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस रेल की खासियत का जायजा लिया डीडी न्यूज की टीम ने, आप भी देखिए। मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, उसकी 11वीं रैक को आप देख सकते हैं मेरे सामने, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये 11वीं रैक है वंदे भारत ट्रेन की, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेन है, ये आपको दिल्ली से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक, जो तकरीबन 708 किलोमीटर की दूरी है, उसे तकरीबन 7 घंटे 50 मिनट में पहुंचाएगी। और 3 जगहों पे ये रुकती हुई जाएगी, झांसी, आगरा और ग्वालियर, ये 3 इसके स्टॉपेज होंगे। ये 11वीं वंदे भारत है। और इसके भी अंदर अगर इस ट्रेन की खासियत की बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो सीट क्वालिटी है, काफ़ी उम्दा क्वालिटी के लगाए गए हैं। जो इसका आप फैब्रिक देख सकते हैं वो काफ़ी जो है चटकीला दिया गया है। साथ साथ जो सामान रखने का रैक है वो भी बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पे दिया गया है। टच लाइट है, देखिए, अगर दूसरे यात्री को परेशानी ना हो, आपको कुछ अगर पढ़ना भी हो तो टच लाइट की व्यवस्था है, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है। मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, जो कि 32 इंच का यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है, जिसपे कि आपको हर स्टेशन की जो है जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा कि इकोनॉमिक क्लास में ब्लू कलर का सीट है, उस तरीके से यहाँ पे रेड कलर का काफ़ी अट्रैक्टिव सीट दिया गया है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छे है और तमाम वो सुविधाएं, चाहे बोतल होल्डर की बात करें, हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें, टच लाइट की बात करें, सामान का रैक की बात करें, ये सारी सुविधाएं हैं। काफ़ी जो विंडो है वो काफ़ी जो है इसकी चौड़ी विंडो बनाई गई है, ताकि बाहर का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं। कैमरामैन एम ए खान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, भोपाल। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, चल लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लालटेंगा केंद्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अमित शाह मिजोरम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और उत्तराखंड दौरे पर गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल ऋषिकेश स्थित एम्स का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों, छात्रों, कर्मचारियों के साथ संवाद भी किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत देश भर में विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित की जा रही है। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं।
केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम से बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन के लिए टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेंगे। प्रतिनिधि बाउल गीत, जनजातीय नृत्य, पारंपरिक टप्पा नृत्य, तमांग लोक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। प्रतिनिधियों को स्थानीय कलाओं का एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए कला और शिल्प स्टॉल और डू इट योरसेल्फ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। और वहीं केरल के कुमारकोम में चल रही G20 शेर्पा बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा जारी है, जिसमें सतत विकास को बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने पर विचार विमर्श जैसे विषय शामिल हैं। भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में केरल के कुमारकोम के सुरमय गांव में कल बैठक शुरू हुई। शेर्पा बैठक के हिस्से के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और हरित विकास पर 2 अलग कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। G20 शेर्पा की दूसरी बैठक के इतर शेर्पाओं और प्रतिनिधियों को केरल की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। कल शाम प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतिनिधियों ने बोट राइड का भी आनंद लिया। Kerala has welcomed travelers, traders and और इंदौर के बलेश्वरू महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 36 शवों को निकाला जा चुका है। वहीं बचाव कार्य में 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। घायलों का इंदौर में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों और हताहतों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1936 में आज ही के दिन ये अलग राज्य बना था। ओडिशा दिवस की पूर्व संध्या पर भुवनेश्वर में सरकारी भवनों को रोशन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कल दिवस पर ओडिशा के लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन देश की प्रगति में ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और उड़िया लोगों के योगदान को याद करने का है। आने वाले समय में ओडिशा के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए पहुंचने पर खुशी जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि ये देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्कृष्ट भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को एक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती रहेगी। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित है। बोर्ड ने कहा कि समान टैरिफ 73 रुपए 93 पैसे प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
और अभी कुछ ही दिन पहले भारत की 4 महिला मुक्केबाजों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया था। खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री के विजन का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम ने युवाओं को खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। 27 अगस्त 2017 को प्रसारित मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में खेल संस्कृति और इसके महत्व को विकसित करने के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा किया। मैं चाहता हूं कि देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकारी संचार को निर्देशित करने के लिए प्रभावी संचार के मंत्र पर जोर दिया है। वो भारतीय जनसंचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा समूह ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए फैक्ट चेक को अहम बताते हुए कहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस फेक न्यूज है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति तक सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है। ऐसे में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। Your primary task would be to fuel an informed understanding of issues so that public discourse is well informed. For this, you have to cultivate both personal and institutional capability and credibility. Fake news, the other virulent virus of our times, can be, should be and must be fought robustly with trustable news. So it would be your job to think out of the box, cut the clutter and relentlessly push the facts. केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC में भारतीय सूचना सेवा समूह ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा, IIMC के महानिदेशक डॉक्टर संजय द्विवेदी सहित वर्ष 2018, 2019 और 2020 के भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार और जनता के बीच की खाई को पाटने में बेहतर संवाद अहम भूमिका निभाता है। You will not be just communicating information, you will be adding value to information to ensure it is not lost in the cacophony of 24/7 media. You will be presenting information in a manner to make it sufficiently attractive for media to use it prominently, even on days crowded with the breaking news. Friends, you will have to master the art of converting otherwise dull but useful government information into breaking news. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन 5 प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया जिन्हें सरकारी संचार को परिभाषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम 5G से 6G की ओर बढ़ रहे हैं, जानकारी की खोज और सूचना की खपत के उभरते पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। Television, which grabbed the space being vacated by print media, has shrunk from big screen to handheld devices. OTT content, often unstructured, has begun to replace structured content offered by television newsrooms. As we move from 5G to 6G, which will be your era, we have to understand the emerging pattern of quest for information and consumption of information. प्रभावी संचार के महत्व को रेखांकित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि सूचना एक शक्ति है जिसका उपयोग भारत के हित में लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो
डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों का पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। ये छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विषय चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में ये छूट आज से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। इलाज की उम्मीद छोड़ चुके इन परिवारों के लिए सरकार का एक फैसला एक बड़ी राहत बनकर आई है। इन मासूमों के चेहरे पर जीवन की उम्मीद जगी है। ये बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। पहले ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह चलते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन बीमारी ने इस कदर जकड़ा कि अब स्कूल के साथ खुद से चलने की शक्ति भी छोड़ चुके हैं। माँ बाप इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि बच्चों का इलाज कराना सबके बूते की बात नहीं है। लेकिन दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों और इनके जैसे दूसरे परिवारों के लिए गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया ये हमारे लिए तो, पर इससे सर हमारा काम नहीं चलेगा इससे हमारा, क्योंकि दवाई बहुत कॉस्टली है। वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिसीजन अभी लिया है कस्टम ड्यूटी वेवर का रेयर डिजीज पेशेंट्स के लिए, ये काबिल तारीफ है। और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरा बेटा DMD से ग्रसित है। आज के रेट में इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। कुछ दवाइयाँ कुछ बच्चों के लिए मिलती हैं, बहुत महंगी आती है जो, और कस्टम ड्यूटी जो 10% या 5% की है वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये काबिल तारीफ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी जो दवाइयाँ आएंगी वो भी हेल्पफुल होंगी। जो DMD बीमारी से पीड़ित है उनके इलाज के लिए जो आपने दवाइयों के लिए जो राहत दी है, ये राहत इन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी राहत है। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ काफी महंगी होती है। इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इसकी सूचना दी है। सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। दवाओं पर आमतौर पर 10% सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियों पर 5% सीमा शुल्क लगता है। छूट का लाभ उठाने के लिए अगर कोई खुद से आयात करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन से लेना होगा। हालांकि स्पाइन मस्कुलर एंट्रोफी या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर पहले से ही छूट है। एक अनुमान के अनुसार 10 किलो वजन वाले बच्चे को अगर कोई दुर्लभ बीमारी है तो इसके इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। उपचार को आजीवन चलाने की भी जरूरत हो सकती है, जिसके चलते दवा की लागत बहुत अधिक हो जाती है। कस्टम ड्यूटी फ्री होने से दवाइयों के दाम में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ रोगी के इलाज में खर्च होने वाली राशि को कम करने में मिल सकेगा। नितेंद्र सिंह, GD न्यूज, दिल्ली। और यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात IPL की। IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।